हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका फिर से स्वागत है। पिछले हफ्ते हम बजट के लिए अपनी मांगों की एक सूची लेकर आए थे, इस भरोसे के साथ कि हमारी मांगों में से कुछ तो बजट में शामिल होगा। सब कुछ तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन बजट इतना अनोखा निकलेगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इस बजट में कुछ भी गरीबों के पक्ष में नहीं है। वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए पहले से उपलब्ध अधिकांश फंड भी छीन लिए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए यह बजट घातक है। किसानों के साथ बजट आवंटन में धोखा हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के आवश्यक फंड को भी वापस ले लिया गया है। इतने मुश्किल दौर में यह सबसे क्रूर बजट है। केंद्रीय बजट आने से पहले देश में बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि पर चर्चा हो रही थी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3% तक पहुंच गई थी। कोविड के बाद से अब तक 1,40,00,000 नौकरियां जा चुकी हैं। हमारे पास एकमात्र ऐसी योजना है जो प्रत्यक्ष और जल्द रोजगार दे सकती है, और वह है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस योजना को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है, या कम से कम इसके फंड आवंटन में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि यही वह समय था जब गरीब बेरोजगार मजदूर को इसकी जरूरत थी। कुछ उम्मीद कर रहे थे कि इसे लगभग 90,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि इसे घटाकर सिर्फ 60,000 करोड़ कर दिया गया, 30% कम। सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, गरीब से गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। इसका पिछले साल का बजट आवंटन 10,000 करोड़ था। अब यह घटाकर 3,365 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 66% की कटौती। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले से योजना के तहत आते हैं। क्या उन्हें खुद ही इस योजना को छोड़ देना चाहिए? कोविड के दौरान वास्तव में गरीबों की मदद करने वाली एकमात्र योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी कटौती कर दी गई है। हाँ, आपने देख ही लिया होगा कि केंद्र सरकार की लगभग हर नई योजना प्रधानमंत्री शब्द से ही शुरू होती है। अब वही तो हमारे एकमात्र समाधानकर्ता और संरक्षक हैं। फिर भी हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त देने की गारंटी वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद कर दी गई है। इसके बजाय 2 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज देने वाली मौजूदा योजना को मुफ्त कर दिया गया है। संक्षेप में, जिन लोगों को पहले 10 किलो अनाज मिलता था, उन्हें आधा ही मिलेगा, और बोनस के रूप में वे 15 रुपए अपने पास रख सकते हैं। विनाशकारी महामारी के बाद यह तो सोचा ही जाना चाहिए कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश करेगी, लेकिन हमारे वित्त मंत्री कुछ और ही सोचती हैं। लगभग 86,000 करोड़ का वर्तमान आवंटन, जो पूरा खर्च भी नहीं हुआ था, बढ़ाकर 89,000 करोड़ कर दिया गया है। क्या यह बढ़ोतरी नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, करीब 3,000 करोड़। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, 3,000 करोड़ या सिर्फ 3,000 करोड़। मजाक छोड़िए, लेकिन बजट के हर आंकड़े को महंगाई के स्तर के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पिछले कई महीनों से महंगाई दर आसमान छू रही है। ये औसतन 5 से 6% रहती है। बढ़ती महंगाई के बीच पिछले आवंटन से थोड़ा अधिक बजट आवंटन करने से बात नहीं बनेगी। महंगाई को देखते हुए बजट को और बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के नाम से शुरू होने वाली एक और योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हाल देखते हैं। इसका बजट आवंटन पिछले साल जितना ही है, 60,000 करोड़। महंगाई को देखते हुए यह आवंटन काफी कम है। अगर वाकई 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए देने हैं, तो इस योजना पर और ध्यान देना चाहिए था। लेकिन किसानों के लिए सबसे क्रूर कटौती यह नहीं है। यह है बाजार हस्तक्षेप योजना, यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को खत्म कर देना। ये योजना ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिले। पिछले साल इसमें आवंटन 1,500 करोड़ था, और इस साल यह 1 लाख रुपए है। जी हाँ, 1,500 करोड़ से 1 लाख रुपए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, कुछ तो है ही, लेकिन सारा जोर कहीं और ही है।
और वो है हमेशा की तरह पूंजी निवेश क्षेत्र। निर्मला सीतारमण ने पूंजी निवेश क्षेत्र में आवंटन 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है, जिसमें से आधा रेलवे और सड़कों पर खर्च किया जाएगा। यह देखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन आइए हम इसे गहराई में समझते हैं। पिछले साल रेलवे के बजट आवंटन में 2.45 लाख करोड़ की वृद्धि हुई थी और इस बार यह 2.61 लाख करोड़ है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले साल के आवंटन का क्या हुआ? आर्थिक मुद्दों की समझ रखने वाले जाने माने पत्रकार वी श्रीधर इसका खुलासा करते हैं। In 21-22, for construction of new lines, 289 kilometers were constructed. 300 was the target for the current year, but only 200. The revised estimate is 200. But undaunted by this, we are saying next year it will be 600. Similarly, gauge conversion. In 21-22, the conversion was they converted 636 kilometers. Last year budget was 500 kilometers, but actually revised is 100, and the target for the next year is 150 kilometers. Track doubling, 1,984 in 21-22 actual achievement. Budget was for 1,700, and the revised target is 2,200. And then the next year is 2,800. But your budget increase is only less than 6%. The only area where there seems to have been a big increase is that in wagons. So what I'm saying is that this 26% is not visible in the physical achievement. ऐसा लगता है कि भव्य बुनियादी ढांचा बनाने की योजना सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च के पीछे सरकार का तर्क है कि प्राइवेट फंडिंग भी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। निजी निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं। वास्तव में पूरे एक दशक में पूंजी के निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत कम रहा है और रेलवे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। In the current year's budget, when she presented last year, she said she was expecting 35,000 crores, but actually only 14,700 materialized. And this has been a story right through the decade. This reliance on this so-called PPPs is completely bogus. It never materializes. Indian private industry is known to not put its money where its mouth is. They will talk, look at where the money is moving. It's just not happening. It's not happening. The investment is not coming. निजी क्षेत्र निवेश से क्यों कतरा रहा है? इसका जवाब आर्थिक विकास के आंकड़ों में है। आर्थिक विकास धीमा हो रहा है। हमारे सामने मांग का संकट है। लोग पर्याप्त खरीद नहीं पा रहे हैं और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अधिक निवेश करने में संकोच कर रहा है। लोगों के पास अधिक पैसा हो, इसके लिए सरकार टैक्स को कम कर सकती है ताकि डीजल पेट्रोल के दाम कम हो। सरकार को चाहिए कि सस्ती दरों पर भोजन दे और लाखों बेरोजगारों के लिए नौकरियों का कुछ इंतजाम करे। लेकिन इन सभी विकल्पों के बजाय वित्त मंत्री ने केवल निम्न मध्यम वर्ग और अमीरों के लिए आयकर यानी कि इनकम टैक्स कम करने का फैसला किया। अब नई कर दरों को जान ही गए हैं, लेकिन इससे कुल कितना पैसा बचने की उम्मीद है? बजट के दस्तावेजों के अनुसार यह है लगभग 35,000 करोड़। देश के कुल निजी खपत की तुलना में 35,000 करोड़ कितना महत्वपूर्ण है? Now 35,000 crores, you have to put it in some context, no? So the context is this. 273 lakh crores is your GDP. We know private final consumption is about half of national income. So that comes to around 138 lakh crores. 35,000 on 138 lakh crores is what? I mean, it is not even tiny. So to say that this is going to boost consumption is absolutely ridiculous. यह सामान्य अर्थशास्त्र है कि समाज के निचले तबके के लोग दूसरों की तुलना में अधिक खर्च करते हैं। 100 रुपए के नोट के बाजार में पहुंचने की संभावना एक बैंक कर्मचारी से ज्यादा एक मजदूर के हाथ में होती है। कम से कम इसलिए देश के गरीबों की फिक्र कर लेते और उनका समर्थन करते, लेकिन सरकार ने उद्योगपतियों का साथ चुना।
इसी के तहत उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अधिक खर्च किया जा रहा है और अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती हो रही है। लेकिन क्या हो अगर देश के लाखों लाचार गरीब बहुसंख्यक सरकार के खिलाफ हो जाएं? चुनावी साल आ रहा है, क्या सरकार को वोट खोने का डर नहीं है? कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ऐसी आपातकालीन स्थिति से लड़ने की तैयारी कर रही है। The finance minister has got a cushion of something like 15 lakh crores arising from the fact that the nominal GDP, which was expected to be about 2.58 lakh crores, 258 lakh crores in when she presented her last budget for this current year, is now estimated at 273 lakh crores. I think what is cynically being done is that a deliberate squeeze on public social welfare expenditures. The whole approach to the budget is, I think, completely cynical in the sense that it wants to present Mr. Modi as the Annadata at various points during the year as and when elections come. The Prime Minister, who ridiculed the thing about freebies, is actually saving ammunition for the freebies that he wants to deliver on his own terms, possibly during the year when, as and when elections come into play. राजनेता राजनीति करना जानते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि वे गरीबों को भूल गए, वह भी ऐसे समय में जब हम मंदी की सुनामी को हमारी तरफ आता देख रहे हैं, जो जल्द आ सकती है और गहरी चोट पहुंचा सकती है। तब कोई शब्द जाल या नारा या किसी के नाम की योजना हमें नहीं बचाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।